हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो पेज नंबर 6 पे है ग्रीन बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये ब्रैकेट में आप देख ही रहे होंगे है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, काफ़ी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम वो कह रहे हैं एक सब्सटेंस की, हम उसे डेंसिटी कहते हैं कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना मास किसी चीज़ का, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में से अरेंज करना है, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, आयरन, इन सबको हमें चॉक, कॉटन, इन सबको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी में। अब एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखिए। देखिए, जब भी इंक्रीजिंग डेंसिटी यानी कि इंक्रीजिंग डेंसिटी में का मतलब यह है कि जैसे छोटे से बड़ा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ऐसे ही इंक्रीजिंग डेंसिटी में करना है, लो से हाई पे। तो देखिए, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, बस ये चीज़ याद रखनी है। ऑपोजिट करना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत कम। अब इस सबको वॉल्यूम से कंपेयर कीजिएगा और फिर आपको आंसर जरूर समझ आएगा। मैं शुरू करती हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ इस टर्म में से, सबसे पहले आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। क्योंकि देखिए वो ऐसा क्यों, वो गैस है। देखिए गैस जो होती है उसका बहुत वॉल्यूम होता है, वो फैलती जाती है, जो स्पेस ही स्पेस है, उसको कोई स्पेस की लिमिट ही नहीं है, वो कहीं भी फैल सकती है जाके। तो इसलिए वो सबसे पहले आ गई। जो चीज़ स्पेस बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम को स्पेस कहते हैं, मैंने बताया था। तो जो जिस चीज़ की स्पेस बहुत ज़्यादा होगी यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा एयर। एयर के अंदर जब, जैसे कि देखिए एयर के अंदर भी बहुत स्पेस है, लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो निकलेगा वो हर जगह फैल सकता है, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो लो होगी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, और एयर की उससे थोड़ी कम वॉल्यूम होगी। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आएगी कॉटन। कॉटन की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन की वॉल्यूम, आप कह रहे हो कॉटन की वॉल्यूम ज़्यादा कैसे होती है। आपने देखा होगा कॉटन को जैसे हम वाटर में डिप करते हैं तो वो कितनी भारी हो जाती थी, कितनी वॉल्यूम बढ़ जाती है। आप किसी भी चीज़, मतलब अगर पानी को, कॉटन को पानी में डिप करो, उसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है। तो इसलिए नेक्स्ट आ गई कॉटन। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आएगा वाटर यानी कि पानी। तो पानी का कैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो पानी है उसकी वॉल्यूम होती है, काफ़ी वॉल्यूम होती है पानी की, लेकिन वही बात है ना, वॉल्यूम जैसे 50 ml पानी ले लिया हमने तो वॉल्यूम हो गई वो उसकी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, उसकी डेंसिटी कैसे कम हो सकती है। जिस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, क्योंकि इसका मास कम होता है ना। जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है उसका मास कम होता है, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो जो है वो एक गैस है। गैस का मास कहाँ होता है, गुब्बारा है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे खेलते हैं, क्या उसका वेट है गुब्बारे का, नहीं है, क्योंकि वो एयर भरी हुई है उसमें। तो जिस भी चीज़ में एयर है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एयर है, जैसे वाटर में एयर नहीं है पर फिर भी वाटर जो होता है उसका मास कहाँ होता है, वो कम, मतलब इतना भारी नहीं होता है वो। मतलब जैसे जैसे आप उसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे तब उसका मास बढ़ता जाता है। फिर 10 ml पानी लो तो उसका कम है, 20 लो बढ़ेगा, 30, 40 ऐसे। तो वॉल्यूम जो है इसकी ज़्यादा है, और इसकी डेंसिटी जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी में लगाएंगे हम, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग में लगाएंगे। इंक्रीजिंग डेंसिटी के बजाय ऐसे याद रखिए, असेंडिंग से डिसेंडिंग में लगाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगी नेक्स्ट आ जाएगा वाटर। तो अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, वाटर के बाद अब आएगा हनी। देखिए हनी का कैसे आता है, हनी की वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हनी की वॉल्यूम जो है वो इन सब चीज़ों से कम है। हनी जो होती है, जैसे ही हम उसे डालते हैं, हनी का कितना, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस। जैसे ही हम उसे पानी में हनी को डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, क्या सारे पानी को कवर कर लेती है, नहीं, वो तो नीचे जाकर सिंक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हनी का मास इन सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आएगा चॉक। चॉक में भी वॉल्यूम है पर कम है, क्योंकि स्पेस जो है कम होता है चॉक का। इतना सा चॉक होता है, जितनी पेंसिल है इससे भी छोटा होता है, तो स्पेस कम है उसमें, और उसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वो हो गया, जिस चीज़ का स्पेस भी कम है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ डेंसिटी में इंक्रीजिंग होगी। मैंने बताया था ऑपोजिट होता है, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। तो यही चीज़ ऑपोजिट भी कर सकते हैं, पर अगर मैं ऑपोजिट बोलूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक ही बता रही हूँ, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। उसके बाद लास्ट आएगा आयरन। अब आयरन देखिए, आयरन क्या होता है, एक तो सॉलिड होता है, पहली बात ये होगी, तो ऑब्वियसली उसका मास ज़्यादा होगा। अब उसका मास ज़्यादा है तो यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा है। तो देखिए आयरन का क्या होता है कि आयरन का मास बहुत ज़्यादा होता है
वेट होता है आयरन का और उसकी वॉल्यूम कम होती है, तो इसलिए आयरन लास्ट में आ गई इंक्रीजिंग डेंसिटी। जिस चीज़ की वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके बीच के डिफरेंसेस बताने हैं। और सेकंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कमेंट किस किस पे करना है, मतलब यह है कि आपको डिफरेंस इनके बेसिस पे बताने हैं, रिजिडिटी पे, कॉम्प्रेसिबिलिटी पे, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रिजिडिटी देखेंगे सॉलिड की। सॉलिड की रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया कि क्यों ज़्यादा होगी, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सॉलिड की रिजिडिटी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि वो जो होता है उसकी मतलब रिजिड होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। लिक्विड्स की बहुत ज़्यादा कम लेस रिजिड होगी और गैसेस की बिल्कुल भी रिजिड नहीं होगी। ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता, बहुत नेलिजिबल ही है, ना के बराबर। लिक्विड की कम होती है, उसको थोड़ा दबाया जा सकता है, पर गैस को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। ऐसे हमने देखा ही होगा जब बैलून फट जाता है उसके बाद भी बच्चे जो हैं वो बैलून का बचे हुए पार्ट को ऐसे ऐसे दबाते हैं, कितना ईजिली दबता है वो। क्या उसमें कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्योंकि वो गैस से बना है। नेक्स्ट करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं करते, आपको पता ही होगा। अब सॉलिड है, क्या कभी पानी लिक्विड की तरह बह जाता है? नहीं। लेकिन लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, हाई से लो लेवल तक। लेकिन गैस जो है वो हर डायरेक्शन में फ़्लो करती है। गैस हर डायरेक्शन में कैसे फ़्लो करती है कि जैसे मैंने किसी भी चीज़, कोई भी गैस निकली कहीं से, वो हर जगह फैल जाएगी, तो वो फ्लो ही होता है उसका। देखिए अब आता है फीलिंग। लेकिन देखिए जो लिक्विड है वो क्यों लो होगा उसका थोड़ा, इसलिए क्योंकि लिक्विड जैसे देखिए पानी फ्लोर पे गिर गया तो वो सिर्फ उसी फ्लोर पे गिरा ना, ऐसा तो नहीं है कि पानी किचन में गिरा लेकिन वो बेडरूम तक पहुंच गया, इतना तो नहीं हो सकता ना। अगर जग से पानी गिरा या फिर ग्लास से गिरा है, फ्लड अलग होता है जिससे हर जगह पानी आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। अब सॉलिड्स में क्या होगा, डू नॉट नीड कंटेनर टू कंटेन दैम, हमें कंटेनर की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें कंटेन करने के लिए। लिक्विड के अंदर हमें ज़रूरत है उसे भर के रखने के लिए। अब सीधी सी बात है, ये मेरी किट है या मेरी जैसे किट है, इस किट को मैं रखूँ ना रखूँ मेरी मर्ज़ी है, मैं ऐसे ही रख दूँ कहीं भी, कोई कंटेनर में भर के रखने की ज़रूरत है। लेकिन पानी है, क्या मैं उसे ऐसे ही बेड पे रख सकती हूँ बिना ग्लास के? क्या मैं ग्लास यूज़ किए बिना ऐसे ही पानी को बेड पे रख सकती हूँ? क्या फिर मैं उसे पी पाऊँगी? नहीं पी पाऊँगी। तो उसमें ज़रूरत होती है रखने के लिए कंटेनर की, और गैस में भी ज़रूरत होती है। अब गैस भरनी है, ऐसे थोड़ी भर जाएगी। मैं जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तो गुब्बारा पकड़ा जाता है और उसके अंदर गैस भरी जाती है तभी गुब्बारा भरता है ना। तो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है शेप। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। मेरी किट है, क्या इसकी शेप कल बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। क्या मेरी बुक है, क्या उसकी शेप कल बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। क्या घर में कोई और चीज़ है जैसे बेड है, क्या शेप बदलेगी? नहीं बदलेगी। ऐसे ही सारी चीज़ों में होता है। तो लिक्विड के अंदर देखते हैं, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जैसा कंटेनर वैसी शेप ले लेता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि कोई भी लिक्विड को हम डालते हैं, जैसे हमने सर्कल वाले से स्क्वायर में डाला तो उसकी शेप ले ली, स्क्वायर से रेक्टेंगल में तो उसकी ले ली। उसके बाद गैसेस में डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, ये कैसी भी शेप में ले सकता है। देखिए जिसमें गैस भरेंगे वैसा हो जाएगा। अब देखिए बैलून जो है, मैं अगर गोल बैलून में भरती हूँ तो वो गोल शेप ले लेता है। मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उस वाले बैलून में भर लेती हूँ, जैसे जो बच्चों के आते हैं, जैसे मिक्की माउस का बैलून आ गया, वो आ गया, वो मिक्की माउस जैसे शेप ले लेगा, तो डेफिनेट शेप नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैंने बताया हुआ है काफ़ी अच्छे से कि जो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर होती है, जो एनर्जी पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, पार्टिकल्स और मैटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वही है कि वो कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैसेस के अंदर बहुत आती है। तभी तो जैसे मम्मा फूड कुक करती है तो जैसे ही उसकी स्मेल आती है, गैस जो ऊपर से उसमें अरोमा उठता है, तो आपको कितनी जल्दी पता चल जाता है कि कुछ बन रहा है। तो वो इसी वजह से डेंसिटी, तो डेंसिटी में सॉलिड्स की है मैक्सिमम डेंसिटी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम है। ऐसे ही लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो सॉलिड से थोड़ी कम है और गैसेस की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैसेस की वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम कम। आप इसे एक में ही याद रखिए तो बेटर रहेगा, कोई भी एक याद रख लीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में गिव रीजंस है। तो सबसे पहला पार्ट है गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट।
वो कहते हैं कि जो गैस है वो पूरी तरह से उस वेसल को फिल कर देती है जिसमें भी रखते हैं, चाहे वेसल है चाहे बैलून है। आप देखो बैलून के अंदर मैं गैस भरूँगी, गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है जिसे हम कहते हैं, तो क्या ऐसा है कि आधे गुब्बारे में ही हवा भरती है? ऐसा तो नहीं है। जैसे भरनी शुरू करते हैं सारे गुब्बारे में एक जैसी हवा भरती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, यानी पार्टिकल्स जो हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं, और मॉलिक्यूल्स उनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच के स्पेसेस बहुत जाते हैं। ये मैंने कल के टॉपिक में भी बताया था कि गैसेस के अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल कम होते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, फोर्स नहीं होता है उसमें, एंड दस फिल द एंटायर स्पेस ऑफ द वेसल, इसलिए वो सारे वेसल के स्पेस को फिल कर लेता है। सो नेक्स्ट पार्ट है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि गैस जो है वो प्रेशर डालती है कंटेनर की वॉल्स पे। अब ये वाला भी मैंने बहुत डिटेल में अपने पार्ट 5 में समझाया हुआ है। अगर डिटेल में समझना चाहते हैं इसको बहुत अच्छे से तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी छोटा सा बता रही हूँ इस बारे में। वो कहते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को एकदम से हिट करते हैं, मैंने अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी कि पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं इसमें गैस के। ये सब मैटर ही तो है, सॉलिड लिक्विड गैस या मैटर ही है, मैटर के ही स्टेट्स हैं। तो वो कहता है कि इससे क्या होता है, जब वॉल्स ऑफ कंटेनर को वो हिट करता है तो कुछ फोर्स जो है पर यूनिट एरिया से आता है। जो पर यूनिट एरिया से फोर्स आता है उसे हम प्रेशर कहते हैं, इसलिए गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब ये कह रहा है कि वुडन टेबल को सॉलिड ही कहना चाहिए, ऐसा क्यों, हमें रीज़न देना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, मैंने अभी बताया ऊपर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर किए थे। सॉलिड जो होता है वो बहुत रिजिड होता है, पहला ही हो गया, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, मैंने अभी बताया कि जैसे किट है, क्या कल इसकी शेप बदल जाएगी, क्या कल इसमें जितना सामान आ सकता था परसों इसमें उससे ज़्यादा भर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी वॉल्यूम भी उतनी रहती है, यानी कि स्पेस भी उतना रहता है, शेप भी नहीं बदलती। और लास्ट हो गया, इट हैज़ नंबर ऑफ़ सर्फेसिस, कई तरह के सर्फेसिस होते हैं, यानी कि बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं है कि किट ही है सिर्फ, बेड भी है, ये भी है, हर किसी के अलग अलग तरह के सरफेस होते हैं। किट के अलग सरफेस है, यानी कि साइड वाले कॉर्नर भी कह सकते हैं उसे हम, बेड के अलग हैं, चेयर के अलग हैं, तो ये सरफेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट डू दी सेम, बट टू डू दी सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। वो कहता है कि हम अपना हाथ तो हवा में बहुत ईजिली से हिला सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक ऑफ वुड को तोड़ने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से तोड़ेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा। तो देखिए वो कह रहा है ऐसा क्यों होता है। देखिए मैंने अभी बताया कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, यानी गैस क्या है, हवा के अंदर ही तो है, हवा ही तो भरी होती है गुब्बारे के अंदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है यानी कि एयर है वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, मैंने बताया था कि वो कहीं से भी कैसे भी जा सकती है। और नेलिजिबल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स तो बिल्कुल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती उस पर कोई। अब आपको एक बात बताइए, अपने घर का बेड हिला पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ एक बैलून से खेलना, आप खेल पाएंगे? बहुत आसानी से। एक 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा भी खेल सकता है बैलून से, तो अरे 6 महीने का भी खेल सकता है। लेकिन क्या एक 6 महीने का 2 साल का बच्चा क्या कोई चीज़ ऐसी उठा सकता है? उसे मैं कहूँ कि चेयर उठा के रख दो, क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा फोर्स चाहिए। तो इसके फोर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं गैस का बिल्कुल फोर्स नहीं होता है, सॉलिड का फोर्स होता है। अब सॉलिड का फोर्स होता है और उसके अंदर के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और फोर्सेस बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। तो लॉट ऑफ फोर्स चाहिए होता है, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ये कह रहे हैं कि लिक्विड्स के अंदर हमेशा कम डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आइस है, बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसका रीज़न भी बताती हूँ। देखिए वाटर जो है ना, जैसे ही हम उसे फ्रीज़ करते हैं, पानी है एक नॉर्मल, मैंने ग्लास में पानी रखा है, 50 ml पानी रख दिया मैंने ग्लास में, तो वो कम है, उसकी वॉल्यूम कम है। लेकिन जैसे ही मैंने उस पानी को फ्रिज में फ्रीज़ कर लिया, आइस बना ली, तो वही 50 ml पानी को अगर मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करती हूँ तो वो इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है। तो वही चीज़ है, इससे क्या हुआ, वाटर एक्सपैंड हो जाता है फ्रीज़ होने से, और इस वजह से उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है। मैंने बताया था जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है, स्पेस बढ़ जाता है। अब इतनी बड़ी आइस होगी तो ये क्या है, उसकी स्पेस ही तो है। तो जैसे स्पेस बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो मास है, यानी
गिवन मास जो दिया हुआ है, आइस की जो है ज़्यादा वॉल्यूम होगी, मैंने जैसे बताया इतनी बड़ी होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया लिक्विड वाटर से, तो इसलिए वो लाइटर हो जाती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करने लगती है, क्योंकि जिस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो कल जो मैंने पिछला टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।